हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो 12th क्लास की ज्योग्राफी में हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी दो टाइप की होती है, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जो है आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 11th क्लास में, और 12th में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी है, यानी कि मानव भूगोल। मानव भूगोल की अगर हम बात करें तो मानव भूगोल का जो पिता है वो रैट जेल को कहा जाता है। ठीक है, रैट जेल को जो है वो मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो इराटोस्थेनीज ने जो है और सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया था। ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मानव भूगोल होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहला, हम परिभाषा जानेंगे मानव भूगोल की, किसने क्या क्या कहा है मानव भूगोल को। फिर उसके बाद पर्यावरण नीतिवाद या निश्चयवाद पे बात करेंगे। फिर उसके बाद संभावनावाद, फिर नवनीतिवाद, मानव भूगोल के उद्देश्य और मानव भूगोल के उपागम, मानव भूगोल की शाखाएं और मानव भूगोल का महत्व। ये सब जो है हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मानव भूगोल होता क्या है। ठीक है, तो मानव भूगोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख दिया है कि भूगोल की वह शाखा जिसमें मनुष्य और उसके कार्यों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे मानव भूगोल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण और मानव के बीच का जो संबंध है, जब इसके बारे में अध्ययन किया जाए, जाना जाए, समझा जाए, उसे मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, दोनों ही की हमारी इस पृथ्वी में पर महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण भी महत्वपूर्ण है और मनुष्य भी महत्वपूर्ण है, तो इनके संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, एक परिभाषा यहाँ भी दी गई है कि मानव भूगोल पृथ्वी की सतह पर मानव जीवन और उसकी गतिविधियाँ एवं पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, ये वही चीज़ है जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया, वही डेफिनेशन है बिल्कुल। बस कुछ शब्द जो है इसमें आपको ज़्यादा कर दिए गए हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि मानव भूगोल मतलब पर्यावरण एवं मानव के बीच संबंधों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, क्योंकि अलग अलग भूगोलवेता अलग अलग नज़रिए से मानव भूगोल को बताते हैं। ठीक है, तो 3 विचारकों के नाम आपको याद रखने हैं और उनके द्वारा परिभाषा मानव भूगोल की क्या दी गई है ये आपको पता होना चाहिए। पहले है फ्रेडरिक रैटजेल, फिर है एलन चर्चिल सैम्पल और विडाल डिला ब्लास। ठीक है, तो मानव भूगोल की परिभाषा में सबसे पहली परिभाषा रैटजेल की है। ठीक है, कि मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन जो है वो मानव भूगोल कहलाता है, ऐसा रैटजेल ने कहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है एलएनसी सैंपल क्या कहती हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो एलएनसी सैंपल कहती हैं मानव भूगोल को कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है विडाल डिला ब्लास का। विडाल डिला ब्लास ने भी पर्यावरण को, मानव भूगोल को अपने नज़रिए से प्रस्तुत किया। ठीक है, वो आप याद कर सकते हैं। 3 जो है आपको याद, 2 ही आप याद रखें काफ़ी है। ठीक है, एक रैटजेल की और एक एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है नीतिवाद। ठीक है, नीतिवाद। तो नीतिवाद जिसे हम निश्चयवाद भी कहते हैं। ठीक है, क्या है ये, इसको समझते हैं। सबसे पहले देखें, ऐसा डायग्राम भी आप जो है एग्जाम में बना सकते हैं। डायग्राम बनाने, ज्योग्राफी में देखिए नंबर अगर आपको लेने हैं तो आपको थोड़े बहुत डायग्राम जो है बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ, लिख देता हूँ पर्यावरण। अब ये डायग्राम जो है आपका नीतिवाद जो विचारधारा है उसको दर्शाता है। तो क्या है नीतिवादी विचारधारा?
तो समझे। देखिए नीतिवाद को निश्चयवाद भी कहते हैं, ठीक है। तो नीतिवादी जो विचारधारा है वो ये मानकर चलती है कि इस हमारी पृथ्वी पर जो पर्यावरण है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। पर्यावरण कहें या प्रकृति कहें एक ही बात है, ठीक है। प्रकृति या पर्यावरण एक ही बात है। तो नीतिवादी विचारधारा जो है वो ये मानकर चलती है कि पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण है और मनुष्य जो है वो पर्यावरण से घिरा हुआ है। अगर पर्यावरण ना हो तो मनुष्य का अस्तित्व भी नहीं होगा। ऐसी विचारधारा को हम नीतिवादी विचारधारा कहते हैं। इस विचारधारा को जो समर्थन करते हैं, दो विचारकों के नाम आपको याद रखने हैं, भूगोलवेता हैं फ्रेडरिक रेडजेल और एलन चर्चिल सैंपल, ठीक है। एलन सी सैंपल भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये दो भूगोलवेता हैं जो कहते हैं कि पर्यावरण नीतिवाद जो विचारधारा है वो सबसे सही विचारधारा है। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण जो है उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं जबकि मानव को ही कम महत्व देते हैं। ये भी मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये प्रकृति को सबसे अधिक शक्तिशाली मानते हैं। मनुष्य प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, मानव पर पर्यावरण का पूर्ण नियंत्रण होता है। यानी पर्यावरण ना हो तो मनुष्य रह ही नहीं सकता। यहाँ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि गेहूँ और चावल जैसी फसलों पर निर्भरता। मनुष्य जो है वो गेहूँ और चावल किस से प्राप्त करता है? प्रकृति से प्राप्त करता है। अगर वो ना हो तो मतलब उसे भोजन मनुष्य को नहीं मिल पाएगा। आदि काल में देख लिया आप, जब मनुष्य आदि काल में था तो आदि मानव जीवन में पेड़ों के ऊपर ही जो है सब निर्भर थे, ठीक है। जंगल के ऊपर ही सब निर्भर थे। जंगल से ही उन्हें खाना मिलता था, जंगल से उन्हें शिकार मिलता था। जंगल यानी कि पर्यावरण। तो मतलब जो नीतिवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं वो इस तरह के उदाहरण देते हैं कि भाई देखो पर्यावरण जो है सबसे महत्वपूर्ण है जबकि मानव महत्वपूर्ण कम है, ठीक है। तो ये एक लाइन आपको याद रखनी है कि इसमें मानव का प्रकृतिकरण करने की बात की जा रही है, ठीक है। मानव का प्रकृतिकरण। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण का क्या मतलब है। तो मानव का प्रकृतिकरण का मतलब ये है कि ये नीतिवादी विचारधारा का इसमें बात की जा रही है, ठीक है। नीतिवादी विचारधारा की इसमें बात जो है वो की जा रही है। चलिए, और इसका नारा भी है, एक नारा क्या है कि प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है, ठीक है। प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है। प्रकृति ना हो तो मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। अब संभव्यवाद या संभावनावाद की हम बात करेंगे, ठीक है। ये भी ज्योग्राफी की दूसरी महत्वपूर्ण विचारधारा है, ठीक है। अब संभावनावाद क्या है, इसके लिए आपको डायग्राम याद रखना है। इसमें जो है पर्यावरण बीच में होगा और मानव चारों तरफ होगा। तो ये जो डायग्राम है वो आप इस विचारधारा में बना सकते हैं। मतलब ये कि संभावनावाद जो विचारधारा है वो ये मानकर चलती है कि मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है इस पृथ्वी पर, ठीक है। पर्यावरण उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि पर्यावरण को बनाया किसने? मनुष्य ने। ऐसा मान के चलती है संभावनावाद वाली विचारधारा। इसका समर्थन किया है विडार डीला ब्लास ने, ठीक है। ये मान के चलती हैं कि जो मनुष्य है वो पर्यावरण से ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकृति अवसर देती है और मनुष्य उसका इस्तेमाल करता है। मनुष्य बुद्धि व तकनीक से जो है विकास करता है। मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण का उपयोग कर सकता है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य पर्यावरण को लगाने वाला है और मनुष्य ही उसको विनाश करने वाला भी है। तो मनुष्य महत्वपूर्ण हुआ, पर्यावरण नहीं, ठीक है। संभावनावाद वाली विचारधारा इस पर बल देती है। ये उसका उल्टा बताती हैं कि इसमें मनुष्य महत्वपूर्ण है, पर्यावरण नहीं महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण भी देते हैं लोग कि दुबई के रेगिस्तान में आज आधुनिक शहर बन गया है। ये किसने संभव किया? मानव ने संभव किया। प्रकृति के अनुसार वहाँ क्या था? सिर्फ रेगिस्तान था। रेगिस्तान जहाँ पर कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन आज वहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी जो है इमारत बना दी। किसने? मानव ने बना दी, ठीक है। पहाड़ों को काटकर बड़ी बड़ी सुरंगें कौन बना रहा है? मानव बना रहा है। नदियों के ऊपर बड़े बड़े पुल कौन बना रहा है? मानव बना रहा है। तो मतलब ये कि पर्यावरण जो है उसमें परिवर्तन करने की क्षमता मानव रखता है, ठीक है। तो मानव महत्वपूर्ण है, ऐसा विचारधारा जो है वो संभावनावाद वाली है, ठीक है। विडा
विडाल डी लाब्लास जो है इसका समर्थन करती हैं। इनका नारा क्या है? इनका नारा ये है कि मनुष्य प्रकृति का उपयोग करता है, ठीक है, या मनुष्य प्रकृति पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण याद रखें, ठीक है, तो ये इसमें याद रखना है आपको। नवनीतिवाद क्या है? ठीक है, इसे नवनिश्चयवाद भी कहते हैं। नवनीतिवादी विचारधारा ये मानकर चलती है कि भाई जितना महत्वपूर्ण मानव है उतना ही महत्वपूर्ण पर्यावरण भी है, ठीक है। ना मानव के बिना पृथ्वी चल सकती है और ना ही पर्यावरण के बिना पृथ्वी चल सकती है। दोनों ही की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो दोनों का होना जरूरी है इस पृथ्वी पर, ठीक है। तो इस संतुलन बनाने की बात करते हैं और विकास प्रकृति की सीमाओं के भीतर करने की बात करते हैं। इसका समर्थन किया है ग्रिफिथ टेलर ने। ये कहते हैं भाई दोनों ही महत्वपूर्ण है, मानव जितना महत्वपूर्ण है उतना पर्यावरण भी महत्वपूर्ण है। ना मानव के बिना पर्यावरण रह सकता है, ना ही पर्यावरण के बिना मानव रह सकता है। इसीलिए एग्जाम्पल देते हैं ट्रैफिक लाइट का। जैसे लाल बत्ती होती है, येलो होती है, फिर ग्रीन होती है। लाल का मतलब अगर कोई मनुष्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो सबसे पहले रुके। पीली बत्ती सबसे पहले, फिर उसके बाद सोचे और फिर उसके बाद जो कार्य करना है वो करे, ठीक है। तो इसमें दोनों का समर्थन किया गया है नवनिश्चयवादी विचारधारा में। इसके समर्थक हैं ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब मानव भूगोल के उद्देश्य क्या हैं? भाई मानव भूगोल क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? तो यहाँ पर आप पॉइंट देखेंगे, मानव भूगोल का अध्ययन इसलिए किया जा रहा है ताकि मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को समझा जा सके कि कितना महत्वपूर्ण है पर्यावरण मानव के लिए और मानव कितना महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिए, ठीक है। इसका संबंध समझ सकें, इसलिए मानव भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरा है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है किस तरीके से किया जाना है इसका अध्ययन हम कर सकें, इसलिए मानव भूगोल हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कोयला हो गया, ठीक है, वृक्ष हो गए, वृक्ष की लकड़ियाँ वगैरह हो गई, तो इनका किस तरीके से प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, किस मात्रा में करना है, ये सब भी हम जान सकें। जनसंख्या के बारे में जान सकें कि क्यों जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि के क्या परिणाम होते हैं और नकारात्मक परिणामों से कैसे बचा जा सकता है, ये भी हम जो है मानव भूगोल में पढ़ते हैं। आर्थिक विकास के कारणों की भी चर्चा हम इसमें करते हैं, ठीक है। और क्षेत्रीय विकास जो होता है इसका भी अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं कि क्षेत्र का विकास किस स्तर पर हो रहा है, बढ़ रहा है विकास या फिर घट रहा है विकास, ठीक है। तो इन सभी कारणों से जो है हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। ये उनके उद्देश्य हो गए, और भी उद्देश्य हैं लेकिन एग्जाम में ये 5 पॉइंट काफ़ी हैं आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मानव भूगोल के उपागम, क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। वैसे तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें अंतर करने को एग्जाम में दिया जाता है, लेकिन मैं आपको छोटे से मैं समझा देता हूँ और फिर आप जो है अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं टॉपिक को। क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है भाई? क्रमबद्ध भूगोल ये होता है कि जब हम लोग किसी भी विषय को पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन करते हैं। मैं आपसे बोलूँ कि भाई जाओ कृषि का अध्ययन करो, तो एक व्यक्ति कृषि का अध्ययन अमेरिका में करेगा, ब्रिटेन में करेगा, फ्रांस में करेगा, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब देशों में करेगा। तो इस तरीके का अध्ययन जिसमें हम किसी विषय का अध्ययन पूरे विश्व लेवल पर करते हैं, ऐसे अध्ययन को बोलते हैं हम क्रमबद्ध अध्ययन या क्रमबद्ध उपागम, ठीक है। लेकिन प्रादेशिक उपागम जो है ये थोड़ा अलग है। प्रादेशिक उपागम में होता यह है कि हम किसी विशेष क्षेत्र में जो है जब अध्ययन करते हैं तो वो प्रादेशिक उपागम कहलाता है। मतलब ये अगर कि मुझे कृषि का अध्ययन करना है तो मैं सिर्फ भारत की अगर कृषि का अध्ययन करूंगा तो ये प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें एक ही क्षेत्र का मैं अध्ययन कर रहा हूँ। तो इसमें अध्ययन का क्षेत्र जो है वो बड़ा होता है, प्रादेशिक उपागम में अध्ययन का क्षेत्र छोटा होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए भारत का भूगोल ले सकते हैं इसमें, ठीक है। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं क्रमबद्ध भूगोल विश्व लेवल पर किसी भी चीज का अध्ययन करना और प्रादेशिक भूगोल छोटे लेवल पर यानी क्षेत्रीय स्तर पर किसी भी विषय का अध्ययन करना। ये बेसिक अंतर इसमें है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ की मानव भूगोल की शाखाएं, एक मिनट, ठीक है। मानव भूगोल की शाखाएं, वैसे तो मानव भूगोल एक बहुत ही विस्तृत विषय है, उसकी काफ़ी सारी शाखाएं हैं, लेकिन आपको ये 7 शाखाएं आप याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि देखें, इन्हीं शाखाओं के कारण जो है मानव भूगोल को सभी विषयों का जनक कहा जाता है, सभी विषयों का पिता कहा जाता है, क्योंकि सभी विषय इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे सामाजिक भूगोल, इसमें हम लोग किसी भी समाज
कि संस्कृति आदि का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल में हम कृषि, उद्योग, व्यापार आदि का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक भूगोल में हम किसी राज्य की, देश की सीमा का अध्ययन व उनकी राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या भूगोल में हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, किसकी कितनी जनसंख्या है, ज़्यादा है, कम है तो कम क्यों है, ज़्यादा है तो ज़्यादा क्यों है। सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत हम किसी भी देश की भाषा, धर्म, संस्कृति आदि का अध्ययन करते हैं। नगरीय भूगोल में हम नगर के विकास की चर्चा करते हैं, जबकि ग्रामीण भूगोल में हम गांव आदि के जीवन की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रामीण भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट, भूगोल का महत्व। देखिए, अभी जो मैंने आपको उद्देश्य बताया, ठीक है, वही पॉइंट जो है आप महत्व और उद्देश्य में डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका चल जाएगा, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें। ठीक है, जैसे कि देखेंगे आप यहाँ पे कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग कर सकें, इसलिए हम मानव भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय है। पर्यावरण का संरक्षण कर सकें हम, क्षेत्रीय असमानता को समझ सकें। ठीक है, क्षेत्रीय असमानता का मतलब ये है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़मीन उपजाऊ नहीं है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ है, ये हम जान सकें। विकास योजना को समझ सकें कि कहाँ का विकास ज़्यादा होता है, कहाँ का कम होता है, कहीं का कम अगर विकास हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ज़्यादा कहीं विकास हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आपदा प्रबंधन में उपयोगी। भाई, मानव भूगोल में हम ये पढ़ते हैं कि कोई आपदा वगैरह अगर आती है तो हम उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, उससे कैसे निपट सकते हैं। नेक्स्ट है सतत विकास को बढ़ावा दे सकें, इसलिए भी हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। क्या है सतत विकास, तो मैं आपको बता दूं। सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जो भविष्य की ज़रूरतों को देखकर किया जाता है। मतलब ये कि जैसे मान लें तेल है, तो तेल का इस्तेमाल भारत सरकार इस तरीके से करे कि आज के लोगों की आवश्यकता तो पूरी हो ही हो, साथ में भविष्य में जो लोग आने वाले हैं वो भी अपनी आवश्यकता से मतलब इन संसाधनों से वंचित ना रह जाए। यानी कि भविष्य को देख करके संसाधनों का उपयोग करना, अपने देश का विकास करना सतत विकास कहलाता है। ठीक है, सतत विकास, ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। बहुत ही छोटी सी वीडियो में मैं आपका ये टॉपिक कवर करा रहा हूँ। ऑफलाइन जब मैं टॉपिक करवाता हूँ तो इसमें 3 दिन तो मुझे लग जाते हैं एक्सप्लेन करने में। ठीक है, लेकिन कोशिश मैंने की है कि मैं जल्दी से जल्दी आपका ये टॉपिक क्लियर करवा दूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।